अगर आप में से कोई बच्चा नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है और इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर आप जेई मेंस के फिज़िक्स के पेपर्स को करने की कोशिश करिए, बिकॉज पिछले साल का अगर आप फिज़िक्स का पेपर देखें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जेई मेंस के लेवल के थे। अभी तक 7 क्वेश्चन में से हम देख रहे हैं कि आपके पास में कुछ 5 के करीब जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है आपके पास। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर लोगे उस सवाल को। बट अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हम बोर्ड्स में सीखते हैं, बस उसको अप्लाई करना था। तो एप्लीकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम की बात करें, बिकॉज अरे फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुट कर लोगे, बट व्हाट अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला भी अगर याद नहीं है तो निकाल लोगे और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने बेसिक्स पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, उसको करते हुए चलेंगे, डेफिनेशन फॉलो करेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पर किस्मत भी तो रोल प्ले करती है, बिकॉज कुछ ऐसी शिफ्ट है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया और कोई ऐसी शिफ्ट है जिसमें 3 सवाल आ गए, तो वो तो किस्मत का खेल है। तो अगर आपको अपनी किस्मत को आजमाना है तो आपकी मर्जी है, बट मैं हमेशा मेहनत पे बिलीव करता हूँ। किस्मत तो उन्हीं की बनती है जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत ही नहीं करते वो सिर्फ किस्मत का वेट करते रहते हैं, उनके हाथ कभी कुछ नहीं लगता। हेलो बच्चों, सो आई होप आप सब मज़े में होंगे और अपनी इसी सीरीज़ को विच इज़ फॉर जेई मेंस, तो जेई मेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ डिस्कशन ऑफ 23 जनवरी का फिज़िक्स का ही शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, तो आज हम उसके अंदर वो सारे जो सवाल आए थे वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, उनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं, उनके सही आंसर्स देख लेते हैं कि क्या है, और फिर वही काम दोबारा करेंगे जहाँ पर हम एनालाइज करेंगे कि अरे इस पर्टिकुलर शिफ्ट में व्हाट विल बी अ गुड स्कोर, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सही स्कोर रहेगा, कितनी परसेंटाइल हमारी आएगी, पेपर का लेवल कैसा था, ताकि जो उन बच्चों का भी ये पेपर था वो समझ पाएँ कि उनकी कहाँ पे कमी रह गई, और जिनका पेपर अभी आने वाला है या फिर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो देखें कि हमें कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज हमारी प्रिपरेशन है उसके बेसिस पर हो जाती। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें मैं वीडियो के बीच में भी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा और हम देखते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल पर है, डिफ़िकल्ट है, आसान है, मॉडरेट है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा था उसके अंदर, वो सब बातें हम वीडियो के दौरान करते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगता है कि जो एनटीए है वो किस तरह का पेपर दे रहा है। अगर आप में से कोई बच्चा नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है और इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर आप जेई मेंस के फिज़िक्स के पेपर्स को करने की कोशिश करिए, बिकॉज पिछले साल का अगर आप फिज़िक्स का पेपर देखें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जेई मेंस के लेवल के थे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी जेई मेंस के फिज़िक्स के सेक्शन को ज़रूर अटेम्प्ट करें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे फर्स्ट क्वेश्चन पर, और वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 beads P and Q move along 2 wires straight and semicircle। तो एक बीड सीधा चल रहा है और एक बीड ऐसे जा रहा है। At same instant both are shown in figure having same horizontal component velocity. Find the relation of time taken to reach A by beads। तो मेरे पास में इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा और इसको horizontal velocity आपके पास में सेम है at the both instants। तो अब यहाँ पर हम बात करने जाएंगे तो आपके पास में इसके पास जो velocity v है उससे कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम t विल बी इक्वल टू 2r। तो यहाँ से इसको जो टाइम t मिलेगा विच विल बी टाइम टेकन बाय q विल बी इक्वल टू 2r बाय v। ठीक है, ओके। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में जाना है, तो इसको यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी करी इसने, तो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इस जगह पर के पास होगी r cos 45, और फिर यहाँ पे पहुँचेगा तो आपके पास में ये फर्दर जो आपके पास में इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी r। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है r प्लस r cos 45। सो r प्लस r cos 45 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी टू टाइम t, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी आपके पास में फोर्स नहीं लग रही जो कि इसको एक्सेलरेट कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहने वाली है। तो यहाँ से मेरे पास में आएगा r प्लस r बाई रूट 2, तो r प्लस r बाई रूट 2 इक्वल्स टू v इंटू टी।
तो यहाँ से टाइम टेकन बाय p विल बी इक्वल्स टू r कॉमन √2 + 1 बाई √2v। तो यहाँ से मेरे पास में अगर हम देखें तो टाइम q था 2r/v और जो टाइम p है वो है √2 + 1 बाई √2। तो अगर इसको करने जाएंगे तो दिस विल बी 1 + 1 बाई √2 r/v। तो ये टाइम कम लग रहा है और ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो TP इज लेस देन TQ। तो ये मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए TP लेस देन TQ। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? सेकेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो काइनेमैटिक्स का सिंपल सा था, बस यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अरे ये जो वेलोसिटी है चेंज तो नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, बिकॉज इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करेगी जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाती जाएगी। ओके, क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है टाइम टेकन टू अचीव टर्मिनल वेलोसिटी बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रेडियस ऑफ मटेरियल एंड विस्कोसिटी। तो ये कुछ हमें दे दिया गया है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है b + c / a + d बताइए। तो ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस जरा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हटाया तो मेरे पास में है टाइम t = k टाइम्स ρ⁴ a, रेडियस टू द पावर b, coefficient of viscosity to the power c, and then it is density of liquid, okay, density of liquid to the power d। तो मुझे b + c / a + d के बारे में बोला है। ओके, तो डायमेंशंस के बारे में जाएंगे तो दिस विल बी ml - 3 की पावर a। रेडियस है ना आपके पास में, रेडियस तो l की पावर b। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं याद रहने चाहिए, मुझे याद नहीं है तो मैं निकाल लेता हूँ। F = ηA v/L, दिस विल बी mL t-2 ओवर इंटू L L² L t-1। तो दिस इज L गया तो mL - 1 t-1। ओके, so this is mL - 1 t-1 की पावर c, एंड अगेन डेंसिटी है तो mL - 3 की पावर d। अब मैं यहाँ पर टाइम t की बात करता हूँ, t की पावर 1। तो अब सारे m एक साथ, तो m की पावर a + c + d, l की पावर -3a + b -c - 3d, एंड टाइम की पावर -c। दैट्स इट। तो यहाँ से सीधा सीधा मुझे समझ में आता है कि आपके पास -c तो 1 हो गया, तो c कितना हो गया -1। c इज -1, a + c + d कितना है 0। तो यहाँ से c -1 है तो a + d आ गया आपके पास में 1। तो a + d नीचे चाहिए था 1 तो बन गया। b + c के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो ये है -3a + b - c - 3d = 0। -3 कॉमन, a + d + b = c। a + d हमारे पास 1 है, -3 + b एंड c इज -1। तो यहाँ से b कितना आ गया 2। तो अब मेरे पास में b + c 2 - 1 ओवर 1, तो दिस इज = 1। तो मेरे पास में आंसर आ रहा है 1। तो थर्ड क्वेश्चन, मेरे से बीच में सेकंड क्वेश्चन छूट गया है, चलो कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में फर्स्ट। अब मैं सेकंड पर आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है when an object is kept at a distance of 8 cm and 24 cm from a convex lens, magnitude of magnification is same in both cases, find the focal length of the lens। तो ये रे ऑप्टिक्स का सवाल है। अगर मैं पहले सवाल और दूसरे सवाल की बात करूँ, तीसरे सवाल की बात करूँ, तो तीसरा सवाल तो बहुत ही आसान था, डायमेंशनल एनालिसिस, तो ये तो आपसे हो जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन स्किप हो गया था, तो मैं सेकंड क्वेश्चन अब कर रहा हूँ आपके लिए, तो ज़रा इसको हटा देते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन में हमारे पास में एक कन्वेक्स लेंस है, एक में 8 सेंटीमीटर पे रखा है और एक ही में आपके पास में ये किस पे रखा है 24 सेंटीमीटर पे। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाला जो केस है सेम मैग्निफिकेशन दे रहा है, तो वो कुछ ऐसा होगा, और ये वाला केस कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर मेरे को मैग्निफिकेशन, या मैं इमेज की बात करूँ तो वर्चुअल, और यहाँ पे रियल बन रही होगी। तो मैग्निफिकेशन मैं ले लेता हूँ, कितना है v/u। तो इस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो v हो गया आपके पास में m × u, और u कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8m। ठीक है, इस केस में हमारे पास में मैग्निफिकेशन है
v बाई यू, और u है 24, तो v आ गया 24m। तो यहाँ पे 8m है, यहाँ पे 24 है। अब इसमें लगाते हैं 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। यहाँ पे v नेगेटिव, तो माइनस 1 बाई 8m माइनस माइनस 1 बाई 8 इक्वल्स टू 1 बाई एफ। और इसमें जाते हैं तो यहाँ पर बनेगा 1 बाई 24m माइनस माइनस 1 बाई 24 इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो अब मुझे पता है कि 1 बाई एफ दोनों जगह पे सेम है, तो ज़रा करने जाऊँगा। तो 1 बाई 24m प्लस 1 बाई 24 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 बाई 8। तो ज़रा इसको लेके इधर आते हैं, तो ये बनेगा 24 एलसीएम है, तो बनेगा कितना, 4 बाई 24m, और यहाँ जाएंगे तो यहाँ बनेगा आपके पास में 2 बाय 24। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में 24 से 24 गया, और यहाँ से गया तो m कितना आ गया, 2 आ गया। m 2 आ गया, तो मेरे पास में मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था f। तो यहाँ पे ज़रा डालते हैं, तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 16। तो यहाँ से 1 बाई 16 आ रहा है, तो f आ गया 16 सेंटीमीटर। तो f 16 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाना था, बस आपको ये सोचने की ज़रूरत थी कि दो जगह पर सेम मैग्नीफिकेशन आ रही, तो एक वर्चुअल होगा और एक रियल होगा। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सवाल, अदरवाइज सिंपल था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फोर्थ, विच इज स्पीड ऑफ साउंड एट T1 इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस V0 एंड एट T2 इक्वल्स टू अल्फा डिग्री स्पीड बिकम्स 2 V0। तो स्पीड ऑफ साउंड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है गामा P बाय रो। अब बट मुझे टेम्परेचर दिया गया है, तो P बाय रो को मैं लिख सकता हूँ RT बाय M। तो दिस इज गामा RT बाय M, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पर एक जगह टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो V नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा R इंटू 273 बाय M, और एक जगह आपके पास में टेम्परेचर है अल्फा डिग्री सेल्सियस, तो दिस विल बी हाउ मच, अल्फा डिग्री सेल्सियस है तो गामा R इंटू 273 प्लस अल्फा ओवर M। अब ये जो आपके पास में वेलोसिटी है यहाँ पर वो 2V0 हो गई है, 2 टाइम्स V0 डिवाइड कर देते हैं, M से M गया, गामा R से गामा R गया, V0 से V0, सो 1/2 इक्वल्स टू रूट 273 ओवर 273 प्लस अल्फा, ये मेरे पास आ गया है। तो 273 प्लस अल्फा स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/4 इक्वल्स टू 273 ओवर 273 प्लस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 273 प्लस अल्फा विल बी इक्वल्स टू 273 टाइम्स 4, यहाँ से अल्फा आ गया 273 टाइम्स 3। तो दिस इज योर टेम्परेचर इन कैल्विन्स। तो मुझे तो बट आपके पास में क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो मुझे इसमें 6 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा, अगेन आप इसमें अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो टेम्परेचर है उसको आपको किस में लेना है, कैल्विन्स में लेना है टेम्परेचर को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, जो वॉल्यूम है, और उसके बाद में फाइनल वॉल्यूम निकालनी है जहाँ पर सरफेस पे वो चला गया है, एंड एट सरफेस द टेम्परेचर इज T2, फाइंड फाइनल वॉल्यूम। ओके ठीक है, तो मेरे पास में PV इक्वल्स टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह कांस्टेंट है, तो PV बाय RT इक्वल्स टू M, मेरे पास ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्योंकि गिवन दैट नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम और P0 दे दिया गया है, तो जब बॉटम पर मेरे को दे रखी है टेम्परेचर है आपके पास में कितना, T1, फिर उसके बाद में जब सरफेस पे आ गया तो टेम्परेचर T2 है, प्रेशर P0 हो जाएगा, वॉल्यूम निकालनी है RT2, तो R से R गया। अब यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर T1 और T2 में कोई रिलेशनशिप है, एट बॉटम टेम्परेचर इज T1 एंड एट सरफेस द टेम्परेचर इज T2, फाइन वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम के बारे में और टेम्परेचर्स के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता, तो चलो करते हैं। ये 10⁵ है, वाटर है जो 10⁵, तो 10 इंटू हाइट इज 5 इंटू वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू 10⁵ वॉल्यूम ओवर T2 over T1, because the number of moles remains same. Number of moles remains same, R same है,
प्रेशर कम वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब मेरे पास में टेम्परेचर भी सेम रहने चाहिए कुछ हद तक। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 10⁻³ तो गया, तो दिस इज 10⁻² प्लस 50 इंटू वॉल्यूम V1 ओवर T1 इक्वल्स टू 100 V ओवर T2। तो दिस इज हाउ मच, 150 ओवर 100, 1.5। So this is 1.5 V1 over T1 equals to V over T2, तो 1.5। तो अब हमें वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आपके पास में क्या देखा है, सेंटीमीटर क्यूब, तो निकालनी ही पड़ेगी इसका मतलब, तो निकालनी ही पड़ेगी। तो आपके पास क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, तो और क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर। तो इस सवाल में पक्का ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम V1 T1 T2 ये पता होने चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये रिलेशनशिप आ गया, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके पास में डेटा दिया हो गया हो, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, तो अभी हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली सवाल क्या था, बट अगर सवाल ये था तो आपके पास में गिवन होगी, और इसको करने का तरीका ये है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब 6 सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में, a metallic sphere of diameter 2 mm and density 10.5 gram per cc is dropped in glycerin having viscosity 10 poise and density this, the terminal velocity attained by the sphere। तो बस सीधा सीधा यहाँ पे तो फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, विच इज 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो ओवर ईटा। तो यहाँ पर 2/9 रेडियस कितना है, डायमीटर 2 mm है, तो रेडियस को कन्वर्ट करेंगे हम, दिस विल बी 2/9 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, जी को ले लेते हैं, आपके पास में 10 दे रखा है। डेंसिटीज, तो आपके पास में डेंसिटी इसकी है 10.5 और इसकी है 1.5, तो 10.5 माइनस 1.5 इंटू 10⁻³, बिकॉज मैं सबको SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और पॉइज में है तो बेसिकली 10 पॉइज है, तो यहाँ पर आपके पास में डिवाइड बाय 10 करना होता है, तो 1 हो जाएगा SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो दिस इज 2/9 10⁻⁻6 into 10 and this is 9 into 10⁻³। तो यहाँ से आपके पास में हम सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आएगा, 9 से 9 गया, दिस इज 2 into 10⁻⁻6 into 10⁻⁴, so this is 2 into 10⁻⁻2, तो 2 into 10⁻⁻2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास में, mm में था ना, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया था r² g सिग्मा में 10⁻³ मैंने कर दिया था उसको, और पॉइज है तो पॉइज में मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं 10 से, तो 10/10 तो 1 हो गया, तो 2 × 10⁻⁻2। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 2 दिख रहा है इसके साथ, टर्मिनल वेलोसिटी इन सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है, उसको क्या सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है तो मीटर्स पर सेकेंड में आई, तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁻2 × 100, तो दिस इज 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट है एकदम। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज 7, तो बस फॉर्मूला बेस्ड था और हो गया सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन 5 mm इज चार्ज बाय अ बैटरी, ओके, ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ माइका शीट ऑफ 2 mm व्हाइल बैटरी इज कनेक्टेड, it is found that it draws 25% more charge, the dielectric constant of mica is, okay। तो माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें निकालना है, जहाँ पर इंसर्ट करने की वजह से 25% आपके पास में वो चार्ज और ड्रॉ करता है। तो हमें पता है कि आपके पास में Q इज इक्वल्स टू कितना, Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो Q इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D टाइम्स वोल्टेज B। अब आपने यहाँ पर 5 mm था ना, 2 mm का आपने इंसर्ट कर दिया और 25% ज़्यादा चार्ज करता है, तो इसका मतलब 25% ज़्यादा, तो Q प्लस Q/4 इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस T/K टाइम्स वोल्टेज V। ये हो जाएगा आपके पास में कैपेसिटेंस जब आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो जिसकी कुछ थिकनेस होती है। अब यहाँ से मेरे पास में कितना आएगा, ये 5Q/4 इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D है 5 माइनस T है 2, D है 5 और T है 2 दे रखा है ना यहाँ पे 2, तो ज़रा डालता हूँ मैं, 5 माइनस 2 इज 3 प्लस 3/K, तो यहाँ से मेरे पास क्या सॉल्व करके आएगा, और Q की वैल्यू है A एप्सिलॉन, तो ज़रा डाल देते हैं 5/4
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1 बाई के इंटू वी। तो अब इधर कैंसिल करने जाएंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट वी से ए एप्सिलॉन नॉट वी कैंसिल, डी है 5 तो 5 से 5 कैंसिल, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स 1 प्लस 1 बाई के। सो दिस इज 1 प्लस 1 बाई के इक्वल्स टू 3/4। सो 1 माइनस 3/4 विल बी इक्वल्स टू, सॉरी ये है 3 पर चला गया ना, तो मेरे पास में हो गया 1/1 प्लस 1 बाई के इक्वल्स टू 3/4। सो मेरे पास k ओवर k प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो 4k इक्वल्स टू 3k प्लस 3। तो यहाँ से k मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो मेरे पास k आ रहा है 3, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। 25% मोर चार्ज है तो q प्लस q/4, तो 5q/4 ए एप्सिलॉन 5 माइनस 2, यहाँ पे 2 आना है 2/k। अगर हम गलती कर सकते थे, अगर ऑप्शन में होता तो पक्का मुझे -1 मिलता, प्लस 2/k। d इज 5, तो 5 से 5 गया, ये गया पूरा की पूरा। वी हैव 3 प्लस 2/k इक्वल्स टू, तो k2 आ गया, तो k2 कौन सा ऑप्शन है, तो दिस इज माय आंसर। ओके, तो बस फॉर्मूला अगेन फॉर्मूला बेस्ड वैल्यूज डाली और आपके पास में सॉल्व कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते। तो अभी तक हम पेपर के लेवल को देखें, जहाँ पे ठीक है थोड़ा ट्रिकी था, आप कर सकते। सेकंड क्वेश्चन आसान सिंपल, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसान, फिर फोर्थ क्वेश्चन फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, सिक्स क्वेश्चन अगेन फॉर्मूला बेस्ड, सेवेंथ क्वेश्चन अगेन फॉर्मूला बेस्ड। तो सभी तक 7 क्वेश्चन में से हम देख रहे हैं कि आपके पास में कुछ 5 के करीब जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है आपके पास। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर लोगे उस सवाल को, बट सिर्फ फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं है, कि आपको वो भी ध्यान रखना है कि अच्छा किसी किसी जगह पर आपके पास यूनिट्स चेंज हो रही हैं और किसी किसी जगह पर आपको फॉर्मूला तो पता है बट ये नहीं पता कि कौन सा नोटेशन क्या चीज़ डिनोट करता है, तो वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, विच इज 2 point charges 7 mu coulombs -9,0,0 and -2 mu coulombs 9,0,0 are placed in external electric field A by r square r vector where A is equals to find the potential energy of the system। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे तो ये दोनों एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं और उसके इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q2 ओवर R। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, मुझे पता है dV इक्वल्स टू क्या होता है -E.dr। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, तो -A/r² इंटीग्रेशन। ओके, हम हमेशा बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से आपके पास में लेके आ रहे हैं हम किस पर, -9 पर, तो दिस विल बी -A -1/r और इन्फिनिटी से 9 पर। ओके, तो ये हो गया आपके पास में कितना, A/9। ठीक है, ये तो ये पोटेंशियल आ गया आपके पास में, और यहाँ पर आपके पास में चार्ज कितना है 7 म्यू कूलम्स, तो 7A/9 इंटू 10⁻⁻⁶ दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास में इस पॉइंट पर रख के आई है। फिर आ जाते हैं 9,0,0 जहाँ पे -2 म्यू कूलम्स है, तो वहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, ये तो सेम ही रहेगा A/9, तो -2 A/9 इंटू 10⁻⁻⁶। और अब हमारे पास में K Q1 Q2, तो प्लस A की वैल्यू दी है 10⁻³ डाल देता हूँ मैं, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 7 इंटू -2, तो 7 इंटू -2 इंटू 10⁻⁻12, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है r वो हो जाएगा आपके पास में कितना, 18। सो 18। तो अब इसको सॉल्व करने चलते हैं, तो ये हो गया आपके पास में कितना, दिस इज A, और ये आपके पास में सॉल्व करते हैं तो ये गया -7,
तो -7 इंटू 10⁻, हाउ मच, -3। अब ज़रा इसको a की वैल्यू को डाल देते हैं, विच इज़ 10⁻3 दी हुई है हमें, तो 10⁻3 डाल देते हैं यहाँ पर, तो ये बन गया 10⁻−3। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 5/9 - 7, 7 9 63, 63 माइनस 63 5 58, तो -58/9 इंटू 10⁻−3, तो -58/9 फर्स्ट ऑप्शन। तो ये मेरे पास में करेक्ट आंसर है। तो बस इंटीग्रेट करा मैंने, ओके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो उसकी वजह से दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकाला। तो अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बट अगर आप 2025 की बात करें और उसमें बोर्ड्स का पेपर देखें तो उस बोर्ड्स के पेपर के जो दिल्ली का सेट था, सेट 1, उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का सवाल आया हुआ है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाज वेरिंग एज A/r²। ठीक है, इसीलिए बच्चे बोल रहे थे यार ये तो मेंस के लेवल का पेपर है, जेई के लेवल का पेपर है, जब 2025 का बोर्ड्स का पेपर हुआ था। बट अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हम बोर्ड्स में सीखते हैं, बस उसको अप्लाई करना था। तो एप्लीकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम की बात करें, बिकॉज अरे फॉर्मूला तो हमें पता ही है, उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, अरे भाई ठीक है फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुट कर लोगे, बट व्हाट अबाउट कॉन्सेप्ट? अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला भी अगर याद नहीं है तो निकाल लोगे और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने बेसिक्स पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, उसको करते हुए चलेंगे, डेफिनेशंस फॉलो करेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। A particle is projected from bottom of inclined plane with speed u. Find distance covered along plane before coming to rest. ठीक है, तो हमें पता है कि इस पर एक्सेलरेशन लग रही है पीछे की तरफ, विच इज g sin थीटा। तो कितना आपके पास में डिस्टेंस कवर कर लेंगे? बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले इसको हटा देता हूं मैं। तो अब हमारे पास में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो क्या करेंगे, v² = u² - 2as। तो ये फाइनल वेलोसिटी 0, दिस इज u² - 2 g sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो s कितना आ गया, u² / 2 g sin थीटा। लीजिए u² / 2 g sin थीटा, तो कौन सा ऑप्शन सवाल नहीं दे सकता एनटीए। बस सीधा सीधा आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी पता है और आपको थर्ड इक्वेशन यूज करनी है मोशन या स्ट्रेट लाइन की, और आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो ऐसे ऐसे सवाल हमारे टाइम बचाते हैं, बट अगर किसी बच्चे ने ऐसे सवाल छोड़ दिए तो समझ जाइए कि उसकी परसेंटाइल बहुत पीछे जाने वाली है, बिकॉज ये सवाल कोई जो अच्छा बच्चा होगा, जो मॉडरेट लेवल की पढ़ाई कर रहा है या फिर अच्छे लेवल की पढ़ाई, वो तो छोड़ेगा ही नहीं। तो अगर किसी ने भी ये सवाल छोड़ दिया है तो समझ जाइए कि आप 4 नंबर पीछे हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर, और वो नेक्स्ट सवाल है 4 चार्जेस आर केप्ट एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमारे लिए तो ये सवाल काफ़ी आसान सा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि +4 की वजह से इधर होगा, -4 की वजह से इधर होगा। ओके, और ये एक क्या बन रहा है बट एक डाइपोल है, -2 + 2, तो मैं इसको एक डाइपोल की तरह कर सकता हूँ, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू जिस पॉइंट पर हमसे पूछा गया है। तो एक के लिए, इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल है और इस डाइपोल के लिए एक्सियल है। ठीक है, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे पास में KP/r3 ये हो गई है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, जो इधर की तरफ आ रही है और इसकी वजह से होती है। तो अब मेरे पास में यहाँ पर R है 40, सो दिस इज K, P will be 4, तो चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा
और वहाँ पर आपके पास में अगेन 4 का स्क्वायर आएगा, तो सेम ही चीज़ बन गई है। तो मेरे पास में ये जो चीज़ बनने जाएगी ये बनेगी 4k इंटू 10⁻³ टाइम्स √2 ओवर 40 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो चार्जेस थे वो म्यू कूलम्स में थे, तो यहाँ पे 10⁻6 भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू डालते हैं 9 इंटू 10⁹, ठीक है। दिस इज 10⁻9 इंटू √2 ओवर 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 10⁻9। ये हो गया आपके पास में। तो अब इसको करने जाएंगे, तो ये तो गया, ओके। तो अब हम इसको भी सॉल्व करने जाएंगे, तो ये गया 10। तो नाउ दिस इज 9, 4 4 16, तो 9/16 इंटू 10⁻6 इंटू √2। अब ऐसा कोई आंसर हमारे पास आ रहा है क्या? ऐसा कोई आंसर हमारे पास में नहीं आ रहा है। 40 40 तो क्यों नहीं आ रहा हमारे पास में ऐसा? 9 अब 10⁻6 बन रहा है, तो 10⁻6 को डिवाइड, इतना लंबा पूछ लिया गया उन्होंने हमसे। चलो करके देखते हैं। 9/16 इंटू 100 इंटू 10⁻, 5/4 कितना आता है? 225 डिवाइड बाई 4 56.25। तो 56.25 इंटू, जीरोस की गड़बड़ आ रही है कहीं पर, मैंने जीरोस की कुछ गड़बड़ करी है। 10 ये माइनस मीटर्स में कन्वर्ट करना था, तो ये -6 हो जाएगा। -6 यहाँ से आपके पास में -3 बचा, यहाँ पर -3 बचा, तो यहाँ पर आपके पास में 10⁻3 है ना, 10⁻3 बचेगा आपके पास में। अब ठीक है, अब आ जाएगा हमारा सवाल। तो 5625 √2, 5625 √2, तो कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कैलकुलेटिव सवाल है ये। ओके, तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तभी आपके पास होगा ये सवाल, क्योंकि दोनों का आपके पास में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, फिर उसका रिजल्टेंट लिखा है, तो सॉल्व कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट पर सवाल आते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज 3 एंड इट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है आपके पास में कि किसी भी एक मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/√μ0ε0। दिस इज c/√μr। मुझे पता है कि आपके पास में रेशियो ही पूछा है उन्होंने हमसे, तो c/v, तो c/v इक्वल्स टू √μr/ε। तो हमारे पास में μr कितना है? μr इज 3 और ε कितना है? 2, तो 3 × 2 का √, c/v विच इज √, सेकेंड ऑप्शन। तो ये आपके पास में सीधा सीधा आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है अ प्रिज्म विद एंगल ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री ये दे दिया गया है एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 हैज अ स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो यहाँ पर आपके पास में TIR होना चाहिए, तो ये आपके पास में रे आई। अब यहाँ पर ये एंगल हमें निकालना जरूरी है बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन, इसको मैं लिख लेता हूँ आपके पास में R2, तो साइन R2 विल बी इक्वल्स टू, गया आपके पास में 10, दिस इज 3, दिस इज 2, तो साइन R2 आ गया √3/2। तो R2 मेरे पास कितना आ गया है? 60 डिग्रीज। तो ये मेरे पास में 60 डिग्रीज आ गया है। ये आपको साइन 15 की वैल्यू दी गई है और साइन 25 की भी वैल्यू दी गई है।
तो साइन 25 की वैल्यू क्यों दी गई है मुझे? ठीक है, देख लेते हैं। तो साइन आई ओवर साइन R1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, √3। तो मुझे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही चाहिए, तो साइन R1 की वैल्यू चाहिए हमें। तो R1 प्लस R2 इज 75, यहाँ पे R2 60 आ गया है, तो R1 आ जाएगा आपके पास में कितना, 15 डिग्री। तो साइन आई ओवर साइन R1, साइन 15 डिग्री हमें दिया गया है 0.25, तो 0.25 इक्वल्स टू √3 विच इज 1.73। यहाँ से साइन आई आ गया विच इज 1.73 इंटू 0.25, तो 1.73 इंटू 0.25, तो इसका मतलब 1/4 1.73 का 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, दिस इज 0.43 आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है साइन 25। तो इसका मतलब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सच दैट TIR अकर्स एट ग्लास इंटरफेस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो ये एंगल कम होगा, तो ये एंगल बढ़ जाएगा और आपके पास में TIR हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो एंगल थीटा है वो 25 डिग्री से कम होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? इन ऑप्शन। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया है टिल क्वेश्चन नंबर 12, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपके पास में मैं उसको मॉडरेट कैटेगरी में अभी डालूंगा। हाँ, कुछ जो सवाल थे अभी वो आपके पास कॉन्सेप्चुअल थे जिसमें थोड़ा सा हमें रुक के सोचने की जरूरत थी। बाकी कुछ ऐसे सवाल थे जो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे, जैसे फ्लूइड्स के थे जो हमने करा था टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर। तो कुछ सवाल सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड थे जिनको हमने सीधा फॉर्मूला पुट करा और उसके अंदर वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया। बट उसमें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको उसमें कन्वर्जन आनी चाहिए, बिकॉज यूनिट्स का कन्वर्जन डेफिनेटली एनटीए देता है। चलिए अब आते हैं हम आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। When an unpolarized light falls at a particular angle on a glass plate, it is observed that reflected beam is completely polarized, the angle of refracted beam with respect to। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मुझे पता है कि पोलराइजिंग एंगल की जो आपके पास क्या है कंडीशन है वो है tan IP इक्वल्स टू म्यू। तो यहाँ पर मेरे पास में पोलराइजिंग एंगल आ गया tan इनवर्स ऑफ म्यू, जहाँ पे म्यू कितना दिया गया है मुझे, म्यू दिया गया है मुझे कितना 1.52। तो यहाँ से मेरे पास में tan इनवर्स ऑफ 1.52 आएगा, दिस इज माय पोलराइजिंग एंगल। और tan इनवर्स 1.52 की वैल्यू 57.3 डिग्री है, तो पोलराइजिंग एंगल ही 57.3 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो पोलराइजिंग एंगल 57.3 डिग्री हो गया है। तो अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो मेरे पास में ये मेरा इंसिडेंट लाइट है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड लाइट है और ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो यहां पर ये जितना एंगल है 57.3 डिग्रीज, उतना ही एंगल ये भी है विच इज 57.3 डिग्रीज, और ये एंगल 90 है। तो अब मेरे पास में ये एंगल R निकालना है, तो आपके पास में 180 में से इन दोनों का सम सबट्रैक्ट कर देंगे और वो मुझे पता है कि कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 36.7 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया है आपके पास में सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट 12th क्लास में पोलराइजेशन का आता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 है ऑन लॉजिक गेट्स। तो हमें ट्रुथ टेबल्स की बात करनी है, जहां पर ये वाला जो है मेरे पास होता है OR गेट और ये वाला है मेरे पास में NAND गेट। तो ट्रुथ टेबल है तो हमारे पास 0 0 0 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहला 0 0 डाल देते हैं। ये गया 0, ये गया 0, तो यहाँ पे भी 0, इसका 0, इसका 0, इसका NAND 1, तो 0 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आना चाहिए, 0 0 के 1। तो ये दोनों ऑप्शंस तो मेरे गलत हो गए, बिकॉज 0 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आना चाहिए। अब जहां डिफरेंस है वो है 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, तो 1 0 डाल देते हैं। तो बस मुझे डिफरेंस को देखने की जरूरत है, तो यहाँ पर 1 0 डाला, यहाँ पे 1 गया, 1 0 का और होता है 1, यहाँ पे 1, इसका NAND होगा आपके पास में कितना 0, तो 1 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0 आना चाहिए। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे पास में पहले ही उससे मैंने उसको मतलब पहले वाली टेबल से वेरीफाई करा कि यही दोनों ऑप्शंस है, और उसमें से भी फिर सेकंड वाले में ही डिफरेंस आ रहा है, उसको चेक कर लिया और मेरा आंसर हो गया। तो हमें बहुत कम समय में क्वेश्चंस को करना होता है, तो हम इस तरह की टेक्निक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है
कि एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ U-235 इज 190, देन द टोटल एनर्जी रिलीज बाय 47 ग्राम। तो अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, तो अब कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी, हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो करते हैं। तो मेरे पास में एक एटम जो है वो आपके पास में 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी देता है। अब U-235 है तो मुझे पता है 235 ग्राम में आपके पास में 1 मोल एटम्स होते हैं, जिसका मतलब है 6.023 × 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 1 ग्राम में एटम्स होंगे 6.023 × 10⁻23 ओवर 235। और 1 ग्राम एटम्स जो है वो आपके पास में कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे? वो करेंगे आपके पास में 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो अब आपसे पूछा गया है 47 ग्राम कितना करेगा, तो बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको? 47 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6.023 × 10⁻23 इंटू 190 ओवर 235 इंटू 47। ओके, और हमारे को आंसर दे रखा है उन्होंने, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे रखा है, तो हमें अपनी यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बस हमें इन दोनों चीजों को सॉल्व करना है। तो 6.023 इंटू 47 इंटू 190 ओवर 235, इसको आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए और वहां से आपके पास में वैल्यू ऑफ एक्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, बट आप फिर भी इस सवाल को कर सकते हैं, बिकॉज बेसिक सवाल है ये न्यूक्लियस चैप्टर का। ओके, क्लियर है? जहां पे हम फिजन और फ्यूजन की बात करते हैं तो उसी में से इसी तरह के सवाल सीबीएसई बोर्ड्स में भी आते हैं, तो आपको हो जाना चाहिए था ये सवाल आपसे, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये दोनों सवाल आपके पास में बिल्कुल बेसिक सवाल है, जहां पे कोई ज्यादा डिफिकल्टी इनमें नहीं थी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ पैराशूटिस्ट जस्ट जंप्स फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, इट फॉल्स फ्रीली फॉर 2 seconds, ठीक है, गिर रहा है फ्रीली फॉर 2 seconds, देन ही ओपन्स पैराशूट, प्रोड्यूस रिटार्डेशन व्हेन हिज हाइट इज फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो ऐसे सवाल हम क्लास 11th में बहुत ज्यादा करते हैं पैराशूटिस्ट वाले, जहां पे शब्द यूज होता है कि पैराशूटिस्ट ने बेल आउट किया, तो उसका मतलब होता है पैराशूटिस्ट ने अपना पैराशूट खोला। ओके, तो अब यहाँ पर उसने बोल दिया है कि भैया फ्रीली गिरता है 2 सेकंड तक, तो यहाँ पर आ गया होगा। तो यहाँ पे जब 2 सेकंड तक फ्रीली गिर रहा है तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी होगी, वो निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, तो v इज इक्वल टू यू तो 0 है, g 10 है और टाइम है 2, तो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई है, इसके बाद बोला गया है कि आपको कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा, क्योंकि हमें इनिशियल हाइट फ्रॉम ग्राउंड निकालनी है। तो कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? s इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 4, तो दिस इज हाउ मच 20 मीटर्स। तो यहाँ से 20 मीटर तो इसने कर लिया। अब वो क्या करता है कि आपके पास में रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर देता है कितनी की? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, जब तक उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ना हो जाए। तो अब यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड की उसके पास में क्या हो गई है? वेलोसिटी हो गई है। तो 20 से 5 हो गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? हम लगा लेते हैं इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे तो आपके पास में क्या है? 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट s निकालने जाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट s निकालूंगा तो कितनी आएगी? s विल बी इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ओवर 6, तो दिस इज 375 ओवर 6। तो दिस इज हाउ मच? दिस इज 3 2s और ये है आपके पास में 1 2 एंड दिस इज 5, तो दिस इज हाउ मच? 62.5। तो 62.5 मीटर्स आपके पास में हो गया, और यहां से डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। तो 10 प्लस 62.5 72.5 प्लस 20 92.5। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन। तो ये हमारा सवाल यहां पर हो गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर, और 17 क्वेश्चन क्या कहता है? 1 mole of a diatomic gas is expanding isothermally from V to 2V at 27 degrees Celsius. If the magnitude of work done by the gas in this case is same as work done in adiabatic process where initial temperature is this, final temperature is T degree Celsius, find T। तो हमारे पास में जो वर्क डन है वो सेम है, ठीक है। तो हमें वर्क डन सेम है तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए, और वर्क डन का फॉर्मूला फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कितना होता है?
वर्क डन का फॉर्मूला फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल होता है 2.303 nRT log ऑफ V2 ओवर V1। यहां पर मुझे बोल दिया गया है कि फाइनल जो आपके पास वॉल्यूम है वो कितनी है 2V और इनिशियल कितनी है V। तो 2.303 N 1 मोल है, R टेम्परेचर है 27 जिसको 300 लिखेंगे और log ऑफ 2। अब ये जो आपके पास में वर्क डन आ गया है ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी सेम है और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन आता है वो होता है NR T2 माइनस T1 ओवर 1 माइनस गामा। तो इसको 2.303 इंटू R इंटू 300 log ऑफ 2, ठीक है, इसके बराबर पुट कर देते हैं हम इसको log ऑफ 2। तो मेरे को दिख रहा है R से R गया, N तो 1 मोल है तो 1 हो गया। अब डायटोमिक गैस के लिए जो गामा होता है वो 7/5 होता है, तो T2 माइनस T1, तो ये तो T2 माइनस T1 विच इज 300 ओवर 1 माइनस 7/5 इक्वल्स टू 2.303 इंटू 300 log 2। अब यहां से हम कैलकुलेशंस करने जाएंगे तो 300 माइनस T2 ओवर 2/5 इक्वल्स टू 2.303 इंटू 300 log 2। अब आप कैलकुलेशंस कर लीजिए, कैलकुलेशंस करके यहां से आपके पास में टेम्परेचर आएगा, वो टेम्परेचर आपके पास में केल्विन्स में आएगा जिसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो इतना काम तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं log 2, यहां पर एनटीए ने पक्का log 2 की वैल्यू दी होगी जब एग्जाम मतलब एक्चुअल में जो एग्जाम होगा उसमें log 2 की वैल्यू यहाँ पे दी होगी, अदरवाइज हमें यहाँ पर दी नहीं गई है। ओके, अगर किसी बच्चे को याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो घबराइए मत, यहाँ पर दी गई होगी डेफिनेटली और उसको आप कैलकुलेट करोगे और वहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो दिस इज 300 माइनस T2 इक्वल्स टू 2/5 इंटू 2.303 इंटू 300 log 2, ये गया 60, ये गया 120 इंटू 2.303 log 2, 300 माइनस T2। तो इसकी जरा कैलकुलेशन अगर मैं करने जाऊं तो कितनी होंगी, कर लेता हूं। 120 इंटू 2.303 कितना आएगा आपके पास में 240 के करीब। तो मेरे पास 120 इंटू 2.303 इंटू log ऑफ 2 83.19, तो 300 में से 83.19 को माइनस कर लेते हैं तो माइनस 300 और इसको 273 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस 56.19। तो माइनस 56.19 ऐसा कौन सा दिख रहा है हमें, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है विच इज माइनस 57 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा आंसर हो गया है, ठीक है। तो बस फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए थे वर्क डन के, एंड दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11। तो दोनों क्वेश्चंस क्लास 11 के हैं। चलिए अब 18 पर आते हैं और 18 भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो क्लास 11 की कॉन्सेप्ट पर है विच इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो वहां पे मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, वही हमें यहाँ पर लगाना है। तो लगा देते हैं। हमें बोला गया है कि आपके पास में एक बॉम्ब है जिसके 3 हिस्से हो गए 2:2:3 के मास में, तो 2m 2m 3m, जहां पर द आइडेंटिकल मासेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, कितनी स्पीड से, 18 मीटर पर सेकंड से, 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड। तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि थर्ड की वेलोसिटी बताइए। तो थर्ड की वेलोसिटी बतानी है तो हमें पता है 2m 18 i कैप प्लस 2m 18 j कैप, ओके, प्लस 3m v वेक्टर इक्वल्स टू 0, m गया, 36 i कैप प्लस 36 j कैप इक्वल्स टू माइनस 3v वेक्टर। तो v वेक्टर आपके पास में कितना आ गया, 12 i कैप प्लस 12 j कैप, और इसका अंडर रूट मेरे पास मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मुझे पता है 12 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 रूट 2 कौन सा है, पहला ऑप्शन। तो ये जो तीनों सवाल थे बहुत ही बेसिक सवाल थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट हल्का सा भी पता था 11th का, आपने रिवाइज किया था अच्छे से, तो आप आराम से कर जाएंगे। जिन बच्चों ने सीरियसली जेईई मेंस की पढ़ाई करी है 2 साल, वो इन सब तीनों क्वेश्चंस को छोड़ेंगे ही नहीं, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ इस चीज को, ठीक है।
क्योंकि इतना कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें, तो बस आपको पता होना चाहिए कि अरे यार इसमें ये कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट है, और वो भी कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर ऊपर क्या है, कोई डीप नहीं गया उसमें। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 18th, नाउ सॉरी 19th है कि आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला गया है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में से हमें सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद हमें बताना पड़ेगा। अगर पहली ऑप्शन करेक्ट हो गई तो हम पहला ही कर देंगे, बट अगर पहली ऑप्शन करेक्ट नहीं हुई तो उसके बाद दूसरे पे देखना पड़ेगा, फिर तीसरे पे देखना पड़ेगा। और बट अब इसमें ऑप्शंस देखो कैसे हैं, ए ओनली, ए एन बी ओनली, ए एन सी ओनली, ए बी सी डी। तो हमें सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे और उसके बाद हम फिर ऑप्शन पर आएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं। तो मैं देखता हूं पहला वाला जो सवाल है, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड फॉर लाइट बीम एंड जूवन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपसे पूछ रहे हैं, तो हमारे को पता है कि एन एच म्यू इज इक्वल टू एनर्जी विच इज 1 जूल। तो अब n निकालना है मुझे, तो n इंटू एच सी बाय लैम्डा टू 1 जूल। तो अब यहां पर मेरे पास में n की बात करेंगे, तो इस लैम्डा को मैं कन्वर्ट करने जाऊं तो दिस इज एच सी बाय लैम्डा विच इज 2000 pm, 2000 इंटू 10⁻⁻12। तो कितना बन गया, 1 2 3। तो दिस इज n इंटू एच सी ओवर 2 इंटू 10⁻⁹। तो -9 का मतलब नैनोमीटर होता है, तो नैनोमीटर होता है तो ये 2 रखता हूं, इसको मैं रख देता हूं आपके पास में 1240, और ये बन जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इक्वल्स टू 1 जूल विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यहां से मेरे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल्स में कन्वर्ट, तो जूल्स में रहने देते हैं 1 जूल। तो दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यहां से n आएगा विच विल बी 2/1240 into 1.6 into 10⁻⁹. So this will be 2 into 10⁻⁹ over 1240 into 1.6. ये गया 10, ये गया 8, ये गया 5, ये गया 4. So now this is 5 into 100 ले लेते हैं एक साथ, into 10⁻17 over 4 into 1240. ये गया, this is 2s, this is 5s again. तो मेरे पास में है 25 over 248 into 10 into 10⁻16. तो मैं देख रहा हूँ 250 over 248 तो करीब करीब सही आ रहा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब आते हैं बी पर। लाइट विद वेवलेंथ 300 नैनोमीटर हैज एनर्जी E1 एंड फॉर वेवलेंथ 900 हैज एनर्जी E2। तो इनका रेशियो, तो एनर्जी ऑफ लाइट वेवलेंथ की बात करें, मतलब लाइट की बात करेंगे तो उसका hc बाय लैम्डा है। तो E1 की बात करेंगे तो E1 है आपके पास में hc बाय लैम्डा 1 विच इज 300 एंड E2 है hc बाय लैम्डा 2 विच इज 900। तो E1 बाय E2 आपके पास में कितना आ रहा है, 3:1। तो इसका मतलब आपके पास में बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर है सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 4.5 इंटू 10⁻16 एंड इट्स वेवलेंथ इज। तो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी होता है सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा सी बाय फ्रीक्वेंसी। तो 3 इंटू 10⁸ को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.5 इंटू 10⁻16। तो इसको करने जाएंगे तो 3/4.5। तो 3/4.5 कितना आता है, इसको करने जाएंगे अगर 30/45 इंटू 10⁻⁻8। तो दिस इज 6, दिस इज 9, दिस इज 2, दिस इज 3। तो 0.66 इंटू 10⁻⁸। तो दिस विल बी 6.7 इंटू 10⁻⁹। तो 6.7 इंटू 10⁻⁹ तो ये सही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, बिकॉज A C D तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, उसमें बी आ रहा है, तो मैं चेक ही नहीं करूंगा डी ऑप्शन को, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि A and C इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20th पे। अब क्वेश्चन नंबर 20th क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20th है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन एज U इक्वल्स टू कितना, 3nRT। तो 3nRT हमको इंटरनल एनर्जी बोल दी। 1 मोल ऑफ हीलियम टेक्स 126 जूल्स ऑफ, ठीक है जी, कितनी एनर्जी आपके पास में इसमें घुस रही है, 126 जूल्स ऑफ हीट घुस रही है एंड इट्स टेंपरेचर राइजेस बाय 4 डिग्री। तो इंटरनल एनर्जी भी 4 डिग्री से बढ़ जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन। तो मुझे पता है कि यहाँ पर आपके पास में डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W विच इज
थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो मुझे पता है कि डेल्टा यू तो कितना है 3nr डेल्टा टी, ये 126 जूल है और ये मुझे वर्क डन निकालना है। यहाँ पे वर्क डन की जब मैं बात करूंगा तो वर्क डन मेरे पास क्या होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी पी ए डेल्टा एक्स, तो मुझे डेल्टा एक्स ही निकालना है। तो 126 इक्वल्स टू पी ए डेल्टा एक्स 3nr डेल्टा टी प्लस डब्ल्यू। तो पीवी इक्वल्स टू एनआर टी, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआर टी, तो पी डेल्टा वी इक्वल्स टू एनआर डेल्टा टी। तो मैं एनआर डेल्टा टी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो पी डेल्टा वी इज एनआर डेल्टा टी। तो बट यहाँ पे कंडीशन हमें दी जानी चाहिए कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट बोला गया है, पी नॉट ही बोला गया है, बिकॉज प्रेशर में कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो प्रेशर कांस्टेंट मान ले लेता हूँ। तो ये आ गया एनआर डेल्टा टी। तो यहाँ से मेरे पास 126 इक्वल्स टू कितना आ गया 4nr डेल्टा टी आ गया। तो nr डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 126 बाय 4, 4 3 जा 1 जा 0.5, तो 31.5 आपके पास में आंसर आ गया है nr डेल्टा टी का, विच इज इक्वल्स टू p डेल्टा v, प्रेशर 10 टू द पावर 5, एरिया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 17 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू 31.5। तो यहाँ से x लिखने जाएंगे तो दिस विल बी 31.5 ओवर 17 इंटू 10, तो 31.5। तो ये मेरे पास में मीटर्स में आएगा, इंटू 100 कर लेता हूं मैं इसको। तो दिस इज 315 ओवर 17। सो 315 ओवर 17 को अगर हम करने जाएंगे तो कितना आएगा 17 17 सा 289 होता है, तो 17 से ऊपर होना चाहिए। तो 17 से ऊपर कोई ऑप्शन दिख रहा है, 18 और 21 दिख रहा है। तो 17 इंटू 18 कितना होता है 8 8 6 8 1 सा 8 13 7 2 दिस इज 6 306, तो 18 306 होता है, तो 18.5। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट 18.5। ये है मेरा 20th क्वेश्चन। ठीक है, अगेन लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वर्क डन की यहाँ पे डेफिनेशन लगी है विच इज पी डेल्टा वी, और उसको हमने कर लिया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है कि भैया प्रेशर पी नॉट हमें कांस्टेंट यहाँ पे दिया गया विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं रहा, तो हमें लेना ही पड़ेगा प्रेशर कांस्टेंट, और हमारा आंसर आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, तो अब हमने कुछ करीब 80% अपना पेपर सॉल्व कर लिया है, और 80% पेपर को सॉल्व करते वक्त अगर हम क्वेश्चंस के लेवल को देखें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम में 11th की वेटेज अब तक थोड़ी ज्यादा आई है एज कम्पेयर टू जो 12th के क्वेश्चन हैं। और वो 11th के जो क्वेश्चन हैं, अगर आप अवेयर हैं, आपने अच्छे से रिवाइज करी थी 11th, तो ही आप उन सवालों को कर पाएंगे, बिकॉज वो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ पे करीब 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता ही है। ठीक है, बट फिर अगेन यहाँ पर किस्मत भी तो रोल प्ले करती है, बिकॉज कुछ ऐसी शिफ्ट है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और कोई ऐसी शिफ्ट है जिसमें 3-3 सवाल आ गए, तो वो तो किस्मत का खेल है। ओके, बच भी सकते हैं आप कि अगर आप नहीं पढ़ के गए और आपकी शिफ्ट में नहीं आया तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, और अगर आप नहीं पढ़ के गए और आपकी शिफ्ट में 3-3 सवाल आ गए तो फिर फंस गए आप। तो इसीलिए हम किसी भी चैप्टर को छोड़ तो नहीं सकते जब हम जेई मेंस की बात करते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आपको अपनी किस्मत को आजमाना है तो आपकी मर्जी है, बट मैं हमेशा मेहनत पे बिलीव करता हूँ। किस्मत तो उन्हीं की बनती है जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत ही नहीं करते और सिर्फ किस्मत का वेट करते रहते हैं, उनके हाथ कभी कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो ज्ञान नहीं दे रहा, बस एक रियलिटी चेक दे रहा हूं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ अब्जॉर्ब करते हैं, आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे लिए सुनने के लिए, बट हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए किस चीज पर, एक ही चीज पर, कि भैया मैं अपनी पोटेंशियल को किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूं। और उस पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज करने का मतलब है भाई मेहनत करना तो शुरू करो, तभी तो पोटेंशियल बनेगी, और जब पोटेंशियल बनेगी तो डेफिनेटली उस चीज का आपको मतलब उसका जो आपको फल है वो मिलेगा ही मिलेगा, आज मिले कल मिले, बट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल है आपके पास
अ डिस्क ऑफ मास m, अगेन 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज रोटेशनल मोशन। आप देख सकते हैं 11th क्लास की वेटेज। तो डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r है, 2 डिस्क है जिसमें से कट कर दिया गया है। अब देयर पेरिफेरीज आर मर्ज, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क निकालना है। तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है, mr²/2। बट अब इसमें से आपको क्या करना है, इन छोटी वाली डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना है। यहां पर आपके पास में इसका छोटी वाली डिस्क का सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, πr² पे मास कितना है m, तो 1 पे कितना होगा m/πr²। तो πr²/16 पर कितना होगा m/πr² इंटू πr²/16। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में कितना मास, m/16। तो m/16 मेरा मास आ गया, m/16 मेरा मास आ गया दोनों डिस्क का। तो उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/16 r/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस, अब यहां से इनके लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी पड़ेगी विच विल बी 3r/4 का डिस्टेंस। तो 3r/4 का डिस्टेंस है तो आ जाएगा m/16 3r/4 का होल स्क्वायर, और इसका कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो अब हम यहां पर इसको कैलकुलेट करने चलते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेट करके कितना आएगा, mr²/2 माइनस यहां पर आएगा mr²/2 इंटू 256, और यहाँ पे बाहर 2 था ही, और यहाँ आएगा 9mr²/256। सो ये बनेगा mr²/2 माइनस 18 + 1 19, 19 mr²/256। सो 256 दिस इज 128, तो 128 माइनस 19 mr²/256। So this is coming out to be 109/256। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू है आपके पास कितनी, 109। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्लासिक एग्जांपल है जहां पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करते हैं और आपके पास में डिस्क निकाली गई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी आ गया है। 11th क्लास में ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं, तो ज्यादा कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए इस सवाल में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 है कि आपके पास में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और उस इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको बोल दिया गया है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके पास में फाइनाइट वायर, जहाँ पर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले अपना राइट हैंड थंब रूल लगा के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। तो राइट हैंड थंब रूल निकाला, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ और बाहर की तरफ, तो तीनों की वजह से सिंपली ऐड होने वाला है। यहाँ पर लेंथ ऑफ फ्रेम है 4√3, तो मुझे पता है कि ये वाली जो लेंथ होती है ये होती है 1/3 ऑफ √3/2 ऑफ ए विच इज 4√3। तो यहां से ये गया 2 और ये 3 गया, तो दिस इज 2 सेंटीमीटर्स। तो अब मैं लगाने जाता हूं फॉर्मूला विच इज μ0I/4πr 2 सेंटीमीटर्स डिवाइड बाय 100 एंड sin 60 √3/2, sin 60 √3/2, तो √3/2 प्लस √3/2 कितना हो गया, √3। ये हो गया 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। करंट कितना है, 2 एम्पियर, 2 ओवर 2/100 इंटू √3 और इंटू 3, क्योंकि 3 वायर्स हैं जिनका ऐड हो रहा था, तो ये गया। तो दिस इज 3√3 इंटू 10⁻⁵। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है, म्यू टेस्ला में दिया गया है, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड करिए, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में 30√3 माइक्रो टेस्ला। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास में है, ऑप्शन 1। तो ये मेरा आंसर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आपके पास में एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। 12th क्लास का है पोटेंशियोमीटर का सवाल। तो आपसे पूछा गया है फॉर फर्स्ट सेल balancing length was achieved at 200 centimeter and for second cell it was at 150। तो पोटेंशियोमीटर में हमें पता है ईएमएफ होते हैं 5 टाइम्स L1 और E2 हो गया 5 टाइम्स L2। तो E1/E2 हो गया आपके पास में कितना, 200/150, जहां पे लेंथ L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ होती है।
तो इसको करा कैंसिल, दिस इज 4, दिस इज 3, तो E1 E2 आपके पास में कितना आ गया 4/3। और इसी के अंदर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो E1/E2 के अंदर परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल्टा x/x विल बी इक्वल टू डेल्टा L1/L इंटू 100 प्लस डेल्टा L2/L2 इंटू 100 एंड दिस इज माई परसेंटेज एरर। सो डेल्टा L1 यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना दिया गया है, मेरे को लीस्ट काउंट दिया गया है आपके पास में 1 सेंटीमीटर, वही मेरा डेल्टा L1। तो 1/200 इंटू 100 प्लस 1/150 इंटू 100। तो अब इसको करेंगे अगर हम सॉल्व, ये गया, दिस इज 2, दिस इज 3, तो दिस इज 6, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो दिस इज 7/6। तो 7/6 आपके पास में परसेंटेज एरर आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में 7/6। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आसान सा सवाल था बट मुश्किल क्यों है, बिकॉज पोटेंशियोमीटर सीबीएसई से तो डिलीट हो गया है, तो आप उसमें तो पढ़ते नहीं हैं। और अगर आपको किसी ने पढ़ाया है पोटेंशियोमीटर तो उसके इतने सवाल अगर आपने नहीं करे तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट 24 पर आते हैं। बोला है अ स्मॉल रिंग is given some velocity along x-axis of a solenoid and it remains coaxial with solenoid. Current in solenoid is how much? 10 sin omega t. Number of turns per unit length दे दिया, radius दे दिया, find the RMS value of induced current। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपके पास में d∅dt करेंगे, बिकॉज यहाँ पर फ्लक्स का चेंज हो रहा है BA, तो दिस विल बी dB/dt, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरे को वेरिएबल दे रखी है। और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल क्यों दे रखी है, बिकॉज करंट इन दी सोलेनॉइड इज चेंजिंग। तो दिस विल बी μ0n di/dt इनटू एरिया। सो दिस इज μ0 n कितना है 500, di/dt की बात करेंगे तो दिस इज 10 sin omega t, तो विच इज 10 ओमेगा cos omega t। और एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ रिंग लेंगे, और एरिया ऑफ रिंग के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास में ईएमएफ आ गई, मुझे इंड्यूस करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करके करंट। सो रेजिस्टेंस है कितनी 10 ओम्स, तो इसको 10 ओम डाल लेते हैं, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 2 3, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा इज 1000 10⁻³ cos ओमेगा t इंटू 10⁻⁻4। ओके, अपॉन रेजिस्टेंस इज 10। तो यहां से हम सॉल्व करने जाते हैं, तो आपके पास में ये -1, this is -4 -6, तो this is 4 pi square into 10⁻⁻6 into 5 cos omega t, तो this is how much 20 pi square into 10⁻⁻6 cos omega t। ये आपके पास में करंट की वैल्यू आ गई है। अब RMS वैल्यू ऑफ करंट अगर आप निकालने जाएंगे तो RMS वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालते हैं, I² dt, ओके, ओवर dt 0 से t, 0 से t का कितना √ दिस इज योर फॉर्मूला फॉर RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो हमें पता है कि भैया इसका तो √ लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करके √ लेने से कोई फायदा नहीं है, तो वही रहेगा। तो 20 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻�6, तो आपको बस किसको इंटीग्रेट करना है, cos स्क्वायर ओमेगा t dt ओवर dt 0 से t, 0 से t, और उसका क्या लेना है, √ लेना है। cos स्क्वायर ओमेगा t को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 1 + cos 2 ओमेगा t/2। तो एक तरह से हमारे पास सिर्फ 1/2 ही आएगा, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया आपके पास में, करीब 10। सो 10 पाई स्क्वायर इंटू दिस, है ना, cos स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन 1/2, तो cos 2 ओमेगा t फॉर अ कंप्लीट साइकिल तो 0 ही होता है। तो दिस विल बी 20 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 and this will be 1/2
t over t, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 10, तो 10 पाई स्क्वायर, तो 10 पाई स्क्वायर, पाई इज 3 पॉइंट समथिंग, तो 10 ही ले लेते हैं, तो 10 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 का ऑर्डर आपके पास में आना चाहिए। और यहाँ पर कौन सी चीज मिस हो गई हमसे, विच इज हाउ मच, √2, तो 1/√2, क्योंकि इसका अंडर रूट भी तो लेना था हमें, तो 1/2, एक सेकेंड, और इसका अंडर रूट लेना होता है तो ये बनेगा पाई, सॉरी, तो ये बनेगा आपके पास में पाई इंटू 10⁻⁻5, कोई एक 10 की गलती कर दिया बिकॉज 5/2, तो पाई का मतलब 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 के करिस्पॉन्डिंग, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, उस चीज को प्लीज देख लीजिएगा, बट ऑप्शन आपके पास में और करने का तरीका यही है इसका, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, ओह विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोबारिक पेयर्स, और आइसोबार्स का हमें मतलब पता है कि भैया सेम एटॉमिक मास नंबर होना चाहिए, तो एटॉमिक मास नंबर किसका दिख रहा है हमें, इनका ही दिख रहा है, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो यही मेरा आंसर करेक्ट है, ओके। तो आपने देखा कि इस वाले शिफ्ट में आपके पास मोर एम्फेसिस वाज ऑन क्लास 11th, तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो क्लास 11th को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिकॉज सभी बोलते हैं 60% 12th का आता है, 40% 11th का आता है, बट इसमें उल्टा हो गया, 60% 11th का है, 40% 12th का है। तो अगर आपने क्लास 11th पे एम्फेसिस नहीं दिया था, फाइनल रिविजन नहीं करा था क्लास 11th का, तो ये वाली शिफ्ट में जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है उनके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली नीचे जाएंगे, तो कट ऑफ्स are comparatively going to be low in this particular shift as compared to the other shifts। तो मैं जो बोल रहा हूं वो आई होप कि आपको समझ में आ रही हो बात, कि आप ना ही 11th को छोड़ सकते हैं ना ही 12th को छोड़ सकते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी शिफ्ट में कौन से सवाल आने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो तो लाइक ही कर सकते हैं, तो लाइक करिए, और जिन्होंने नहीं करा है वो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपको भी फायदा पहुंचे और उनको भी फायदा पहुंचे इस चीज का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन जेईई मेंस 2026। थैंक यू सो मच।